नमस्कार दोस्तों, डी.आर. वर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम प्राचीन इतिहास के अंतर्गत अगला पाठ लेकर आए हैं जिसका नाम है गुप्त काल या गुप्त वंश। तो इस लेक्चर को आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो गुप्त काल का जो समय था उसका समय है 275 ईस्वी से 550 ईस्वी तक। और गुप्त वंश का जो संस्थापक है उसका नाम है श्रीगुप्त, और जो वास्तविक संस्थापक है उसका नाम है चंद्रगुप्त प्रथम। और गुप्तों की जो राजधानी है वह है पाटलिपुत्र, और जो धर्म इनका है वह वैष्णव और शैव दोनों धर्म के ये मानने वाले थे। और जो इनकी भाषा है वह संस्कृत है। राजकीय चिन्ह गरुण, राजकीय मुद्रा दीनार, और जाति ये जात के वैश्य थे। और वैश्य को मानने वाले विद्वानों में जैसे राम शरण शर्मा, रोमिला थापर, अनंत शिव राय, ये सब जात वैश्य जात के इनको मानते थे। तो पहला जो शासक हुआ उसका नाम है श्रीगुप्त, और श्रीगुप्त का कार्यकाल है 275 ईस्वी से 375 ईस्वी तक। तो पुराणों या कुषाणों का सामंत था, यानी जो श्रीगुप्त था यह कुषाणों का सामंत था, और इसने सामंतों वाली उपाधि धारण की थी। अगला शासक है घटोत्कच, इसका समय है 300 से 319 ईस्वी। यह श्रीगुप्त का पुत्र था, इसने भी सामंतों वाली उपाधि धारण की थी। अगला जो शासक है इसका नाम है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम का कार्यकाल है 319 ईस्वी से 335 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त प्रथम को ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने अपने पूर्वजों के विपरीत महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, और अपने राज्यारोहण के समय गुप्त संवत 319 ईस्वी का प्रचलन किया, जिसकी साम्यता वल्लभ संवत से की जाती है। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छव राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया, और सोने के लिच्छव प्रकार के, कुमार देवी प्रकार के तथा राजा रानी प्रकार के सिक्के चलाए। यानी जो चंद्रगुप्त था यह लिच्छव प्रकार के, कुमार देवी प्रकार के और राजा रानी प्रकार के सिक्के चलाए। अगला जो शासक है उसका नाम है समुद्रगुप्त, और इनका समय है 335 ईस्वी से 375 ईस्वी। और समुद्रगुप्त की उपाधियां हैं जैसे पराक्रमांक, पतिरथ, सर्वराज्योच्छेता, कविराज, लिच्छव दौहित्र, परम भागवत, यह इनकी उपाधियां थी। तो समुद्रगुप्त ने 14 युद्धों में सफलता हासिल की, और कोई युद्ध हारा नहीं। 99 युद्ध है ये। इसीलिए विंसेंट स्मिथ ने इन्हें भारत का नेपोलियन कहा है। तो यह प्रश्न पूछा जाता है कि समुद्रगुप्त को नेपोलियन किसने कहा, तो इसका उत्तर हो जाएगा विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहकर पुकारा। एरन अभिलेख में इसकी तुलना मंग व कुबेर से की गई है। समुद्रगुप्त प्राचीन भारत का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसके बारे में जानकारी इसके सिक्कों और इसके राजकवि हरिसेन द्वारा संस्कृत भाषा और चंपू शैली में लिखित प्रयाग प्रशस्त से मिलती है। चंपू शैली किसे कहते हैं, तो चंपू शैली वह शैली होती है जिसमें
जो गद्य और पद्य, गद्य प्लस पद्य दोनों में लिखी गई हो उसे हम चंपू शैली के नाम से जानते हैं। समुद्रगुप्त की विजयें, तो इनकी विजयों के बारे में जानते हैं। समुद्रगुप्त भारतीय इतिहास का एकमात्र शासक था जिसने अलग अलग राज्यों के विजय के बाद अलग अलग नीतियां अपनाई, जिसकी जानकारी 33 पंक्तियों में लिखित हरिशेन के प्रयागप्रशस्त से मिलती है। पहला जो है यह आर्यावर्त यानी उत्तरी विजय है। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त में कुल 12 राजाओं को पराजित किया। पहली बार इसने नागसेन, अच्युत तथा कोतकुलज को जीता तथा दूसरी बार इसने 9 राजाओं को पराजित किया। इन राज्यों की विजय के बाद इसने अपने साम्राज्य में मिला लिया। उत्तर भारत के राज्यों में उसने प्रसभोधारण अर्थात प्रत्यक्ष की नीति अपनाई। दक्षिणापथ विजय, समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के भी 12 राजाओं को पराजित किया, जिसमें कांची का महान शासक विष्णुगुप्त भी शामिल था। परंतु दक्षिण भारत के विजय के बाद उसने राज्यों को वापस दे दिया। यानी जो समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के राज्यों को जीता वह पुनः उन्हें वापस कर दिया जीतने के बाद। रायचौधरी ने इन्हें धर्म विजय की संज्ञा दी, जबकि प्रयागप्रशस्त में इसे ग्रहण मोधानुग्रह की संज्ञा दी। आठवीं राज्यों की विजय, समुद्रगुप्त ने आठवीं राज्यों को हराकर वहाँ के लोगों को अपना सेवक बना लिया था। यहाँ पर पूछा जाता है कि समुद्रगुप्त ने किसको अपना सेवक बनाया था, तो 8वें राज्यों को जीतकर उसका सेवक बनाया था। सीमावर्ती राज्यों की विजय, समुद्रगुप्त ने सीमावर्ती राज्यों पर विजय प्राप्त किए जो निम्न हैं, जैसे समतट यानी पूर्वी बंगाल, कामरूप यानी असम, दवाक यानी पूर्वी असम और कीर्तपुर पंजाब और नेपाल को इसने जीता। यह सभी सीमावर्ती राज्य समुद्रगुप्त को कर देते थे। प्रयागप्रशस्त में इन्हें सर्वकरदाना आज्ञा कारणम प्राणामागनम कहा गया है। विदेशी शक्तियों से संबंध, तो समुद्रगुप्त और विदेशी शक्तियों के मध्य क्या संबंध थे, तो प्रयागप्रशस्त में निम्नलिखित विदेशी राज्यों का उल्लेख मिलता है, जैसे देवपुत्र साय साहा अनुसाही, यह कुषाण शासकों की बात थी। शक या रुद्र सिंह तृतीय की थी। मुरुंड, इसकी पहचान संदिग्ध है। सिंघल, यह श्रीलंका है। सिंघल का आधुनिक नाम श्रीलंका है। समुद्रगुप्त ने इन विदेशियों के लिए आत्मनिवेदन, कन्योपायन, गुरुत्वबंधक की नीति अपनाई। चीनी ग्रंथों से हमें पता चलता है कि श्रीलंका के शासक मेघवर्धन ने समुद्रगुप्त से बोधगया में बौद्ध विहार बनवाने की आज्ञा मांगी और समुद्रगुप्त ने उसे अनुमति प्रदान कर दी। समुद्रगुप्त ने इन विजयों के उपलक्ष्य में अश्वमेध यज्ञ किया था तथा अश्वमेध प्रकार के, वीणावादन प्रकार के, परस प्रकार के, धनुर्धारी प्रकार के तथा गरुड़ प्रकार के सिक्के चलाए। वीणावादन, गरुड़ प्रकार, अश्वमेध प्रकार, धनुर्धारी प्रकार, परस प्रकार के सिक्के चलाए, यानी 5 प्रकार के। अगले जो शासक हैं उनका नाम है रामगुप्त। इनका समय है 375 ईस्वी। तो विशाख दत्त की पुस्तक देवीचंद्र गुप्तम, बाणभट्ट की पुस्तक हर्षचरित, भोज की पुस्तक श्रृंगार प्रकाश तथा राजशेखर की पुस्तक काव्य मीमांसा में रामगुप्त का उल्लेख मिलता है।
राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष के संजन अभिलेख तथा राष्ट्रकूट शासक गोविंद चतुर्थ के काम्य लेख से संगली लेख से भी रामगुप्त का उल्लेख मिलता है। इसके भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसकी हत्या कर गद्दी पर अधिकार कर लिया तथा इसकी पत्नी ध्रुव देवी से अपना विवाह कर लिया। चंद्रगुप्त द्वितीय और इनका समय है 375 ईस्वी से 415 ईस्वी तक। और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानने के जो स्रोत हैं तो जैसे नंबर 1 कालिदास के ग्रंथ, चीनी यात्री फाहियान के विवरण। फाहियान की पुस्तक का नाम फोयुकी है। सोने चांदी एवं तांबे के सिक्के, मथुरा के स्तंभ लेख एवं शिलालेख, उदयगिरि के 2 लेख, सांची के लेख और गढ़वा के लेख से इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अन्य नाम जैसे सांची अभिलेख, इसका सांची अभिलेख में देवगुप्त, देवराज और देवश्री नाम मिलता है। और इनकी उपाधियाँ जो है यह उपाधियाँ हैं विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत, सकार यानी शकों को पराजित करने के बाद इन्होंने सकार की उपाधि धारण की थी। कृतस्न, पृथ्वी विजय यानी संपूर्ण पृथ्वी का विजेता। तो अपने साम्राज्य विस्तार के लिए इन्हें वैवाहिक संबंध के माध्यम से अपने राज्य का विस्तार किया। तो पहला जो विवाह किया वह है नागवंश, जो मथुरा में पड़ता है। तो वहाँ की नागवंश की एक कन्या थी, उसका नाम था कुबेर नागा, और उनसे अपना पहला विवाह किया। और जो दूसरा विवाह किया वह वाकाटक वंश यह महाराष्ट्र में पड़ता है। यहाँ के शासक रुद्रदेव द्वितीय के साथ अपनी पुत्री का विवाह, और उनकी पुत्री का नाम था प्रभावती गुप्ता, का विवाह रुद्रदेव के साथ कर दिया। और जो तीसरा था वह कदम राजवंश अन्याय कर्नाटक। यहाँ के शासक काकुत्स वर्मन की पुत्री के साथ अपने पुत्र कुमारगुप्त प्रथम का विवाह किया। और राज्य विस्तार के लिए इन्होंने विजय अभियान जारी रखा। तो दिल्ली के कुतुब मीनार के पास मेहरौली नामक स्थान से एक लौह स्तंभ प्राप्त होता है, जिसमें चंद्र यानी चंद्रगुप्त नामक शासक को बंग यानी बंगाल से लेकर बहलीग अफगानिस्तान यानी बहलीग जो है अफगानिस्तान का बैक्ट्रिया प्रांत है, वहाँ तक का विजेता बताया गया है। यानी जैसे ये भारत का नक्शा हुआ, ये भारत का नक्शा हुआ, तो बंगाल यहाँ पड़ता है। बंगाल से लेकर बैक्ट्रिया यानी अफगानिस्तान यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको विजेता बताया गया है, इस क्षेत्र को। शक विजय, गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र से हमें व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के मिले हैं, जो शकों पर उसकी विजय को प्रदर्शित करता है। शक विजय के उपलक्ष्य में उसने विक्रमादित्य व सकार की उपाधि धारण की। सिक्कों के अलावा सांची अभिलेख तथा उदयगिरि अभिलेख में भी चंद्रगुप्त द्वितीय को शकों का विजेता बताया गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहते थे। तो उन नवरत्नों के नाम हैं, पहले नवरत्न का नाम है कालिदास, दूसरे बेताल भट्ट, तीसरे बर्रुच, चौथे बराहमिहिर, इन्हें मालवा का निवासी बताया गया है। पांचवें धन्वंतरि, छठे घटकरपर, सातवें शंकु, आठवें छपड़क और नौवें अमर सिंह। और अमर सिंह ने ही अमरकोश की रचना की थी।
अगला जो इनके शासनकाल में विदेशी यात्री आया था वह है फाहियान। तो यह एक फाहियान कौन था? तो यह एक चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। यह भारत में बौद्ध तीर्थ स्थलों को देखने तथा बौद्ध ग्रंथों को पढ़ने आया था। यह पूछा जाता है कि फाहियान भारत में किस उद्देश्य से आया था? तो यह तीर्थ स्थलों को देखने और बौद्ध ग्रंथों को पढ़ने के उद्देश्य से भारत में आया था। फाहियान ने कौशाम्बी, राजगिरी, सारनाथ और ताम्रलिप्ति यानी बंगाल को बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र बताया। फाहियान ने मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का देश कहा और बताया कि ये लोग मांस, मदिरा, यहाँ तक कि प्याज व लहसुन का प्रयोग नहीं करते थे, किंतु चांडाल इसके अपवाद थे, यानी चांडाल लोग लहसुन, प्याज यह सब खाते थे। चांडालों का वर्णन करने वाला फाहियान पहला विदेशी यात्री था। फाहियान ने पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रासाद को दैत्यों या देवताओं द्वारा निर्मित बताया। यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य का महल था वह इतना अच्छा और भव्य था कि फाहियान ने इसको कहा या तो इसको दैत्यों ने बनवाया है या तो देवताओं के द्वारा निर्मित कराया गया है। फाहियान के अनुसार मध्य देश के लोग रोजमर्रा के लेन देन में कौड़ियों का प्रयोग करते थे जो तांबे की तुच्छ मुद्रा थी। फाहियान के अनुसार यहाँ मृत्युदंड का प्रचलन नहीं था, पर राजद्रोह करने पर उसका केवल दाहिना हाथ काट लिया जाता था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने धनुर्धारी प्रकार के, छत्रधारी प्रकार के, पर्यांक प्रकार के तथा सिंह नियंता प्रकार के सिक्के चलाए। यानी धनुर्धारी प्रकार यानी हाथ में धनुष लिए हुए दिखाया गया है। छत्रधारी प्रकार के, इसका तात्पर्य है कि राजा को छत्र यानी छाता धारण किए हुए दिखाया गया है। अगला जो है पर्यांक प्रकार यानी पलंग पर राजा को लेटे हुए दिखाया गया है। तथा सिंह नियंता यानी एक शेर को मारते हुए उसको सिक्कों पर अंकित कराया गया है। अगले जो शासक हैं उनका नाम है कुमारगुप्त प्रथम। इनको महेंद्रगुप्त के नाम से भी जाना जाता है और उनका जो समय है वह 415 ईस्वी से 455 ईस्वी तक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त प्रथम गद्दी पर बैठा। यह चंद्रगुप्त की पत्नी द्रुपद देवी से उत्पन्न पुत्र था। यह कुमार शब्द शिव के पुत्र कार्तिकेय या स्कंद के नाम पर रखा गया लगता है। कुमारगुप्त के मयूर आकृति के सिक्के कार्तिकेय से ही संबंधित हैं। विश्व कुमारगुप्त के काल में ही गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर भरतपुर के बयाना जो कि राजस्थान में पड़ता है वहाँ से हमें मिला है, जिसमें कुल 623 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। कुमारगुप्त के अश्वमेध प्रकार के सिक्कों से उसके द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ की जानकारी मिलती है। कुमारगुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। तो यह पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो उत्तर हो जाएगा कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के काल में ही एक विदेशी जाति पुष्यमित्र ने भारत पर आक्रमण किया, जिसका उल्लेख स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है, जिसमें स्कंदगुप्त ने पुष्यमित्रों को पराजित किया था। गुप्त शासकों में सबसे ज़्यादा 18 अश्वमेध यज्ञ करने का श्रेय कुमारगुप्त को ही प्राप्त होता है। तो इसने कुछ अभिलेख जारी किए हैं, जैसे पहला अभिलेख है मंदसौर अभिलेख। तो यह कहाँ से मिला है? तो मालवा से प्राप्त इस अभिलेख के रचनाकार वत्स भट्टी हैं। इसमें रेशम बुनकरों की श्रेणियों का उल्लेख मिलता है।
अगला जो है अभिलेख वह करमदंडा अभिलेख है जो उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में है। यह अभिलेख शिव प्रतिमा के अधोभाग पर अंकित है, यानी एक शिव की मूर्ति है, उसके निचले भाग पर वहाँ पर यह लिखा गया है पंक्तियाँ। अगला जो है वह है बिलसड़ अभिलेख। यह जो मिला है एटा जिला यानी यूपी से। यह कुमार गुप्त के शासनकाल का पहला अभिलेख है। इसमें गुप्त शासकों की वंशावली मिलती है। तो गुप्त वंश की वंशावली किस अभिलेख से मिलती है? तो इसका हो जाएगा उत्तर बिलसड़ अभिलेख से। अगला जो अभिलेख है यह गढ़वा अभिलेख है। यह इलाहाबाद से मिला है। इलाहाबाद में स्थित इस शिलालेख में किसी दानग्राही को 10-12 दिनार दिए जाने का उल्लेख मिलता है। अगला जो अभिलेख है मनकुंवर अभिलेख। यह करथना तहसील इलाहाबाद से मिला है। यह अभिलेख बुद्ध की स्तुति नमो बुद्धाय से प्रारंभ होती है। अगला जो अभिलेख है तुमैन अभिलेख। यह मध्य प्रदेश के ग्वालियर से मिला है। इसमें कुमार गुप्त को शरदकालीन सूर्य कहा गया है। और कुमार गुप्त के कुछ ताम्रलेख हैं, जैसे पहला है बैग्राम ताम्रलेख। यह बांग्लादेश से मिला है। इसमें गोविंद स्वामी मंदिर के निर्माण के लिए भूमि दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है। अगला जो ताम्रपत्र है वह दामोदर ताम्रपत्र है और यह बांग्लादेश से मिला है। यहाँ के शासक चिरादत्त द्वारा प्रशासनिक कार्यों के लिए भूमि दान दिए जाने का उल्लेख है। अगला जो ताम्रपत्र है वह धनदेव ताम्रपत्र। यह भी बांग्लादेश से मिला है। इसमें वराह स्वामिन नामक ब्राह्मण को भूमि दान दिए जाने का उल्लेख है। यानी जो इनके 3 ताम्रलेख हैं वह तीनों ही बांग्लादेश से प्राप्त हुए हैं और तीनों में भूमि दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है। अगले जो शासक हैं उनका नाम है स्कंदगुप्त और इनका समय है 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक। और इनका एक नाम अन्य मिलता है जो है क्रमादित्य। तो कुमार गुप्त के बाद उसका पुत्र स्कंदगुप्त गद्दी पर बैठा। स्कंदगुप्त का नाम शिव के पुत्र कुमार या कार्तिकेय पर रखा गया लगता है। स्कंदगुप्त के वृषभ आकृति के सिक्के शैव धर्म में उसकी आस्था को प्रदर्शित करना है। इसके काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना होड़ आक्रमण थी। तो होड़ आक्रमण को पढ़ लेते हैं। होड़ मध्य एशिया की एक बर्बर जाति थी जिसने कुशनबाज के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण किया। कुमारगुप्त के भीतरी स्तंभलेख और जूनागढ़ लेख में होड़ आक्रमण और होड़ों के पराजय का उल्लेख मिलता है। स्कंदगुप्त के समय जूनागढ़ अभिलेख में सौराठ प्रांत के राज्यपाल पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित द्वारा सुदर्शन झील के बांध का मरम्मत करवाना और उससे नहर निकलवाकर सिंचाई करवाने का उल्लेख मिलता है। स्कंदगुप्त ने ही चीन के सांग सम्राट के दरबार में एक दूतमंडल भेजकर उससे मित्रतापूर्ण संबंध बनाया। स्कंदगुप्त के समय में स्वर्ण सिक्कों का वजन बढ़ने लगा तथा उसमें स्वर्ण की मात्रा कम और तांबे और चांदी की मात्रा अधिक होने लगी, जो गुप्त साम्राज्य के पतनावस्था को प्रदर्शित करती है। इन्होंने भी कुछ अभिलेख जारी किए हैं, जैसे पहला है भीतरी स्तंभ लेख और यह गाजीपुर उत्तर प्रदेश से मिला है। तो इसमें इस अभिलेख में पुष्यमित्रों तथा होड़ों के आक्रमण का उल्लेख किया गया है, जिसमें स्कंदगुप्त द्वारा
उन्हें पराजित किया गया है। अगला जो अभिलेख है वह है जूनागढ़ अभिलेख या सौराष्ट्र प्रांत यानी गुजरात में स्थित है। इसमें हूण आक्रमण तथा चक्रपाली द्वारा सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण करवाने का उल्लेख किया गया है। अगला जो अभिलेख है वह है काहम अभिलेख यह गाजीपुर के उत्तर प्रदेश से मिला है। इसमें भद्र द्वारा जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां स्थापित करने का उल्लेख किया गया है। अगला जो अभिलेख है वह इंदौर अभिलेख है। यह बुलंदशहर इंदौर से मिला है यानी उत्तर प्रदेश से। इसमें सूर्य पूजा तथा सूर्य के मंदिर में दीपक जलाए जाने के लिए धन दान दिए जाने का उल्लेख किया गया है। अगला जो अभिलेख है वह है सूपिया अभिलेख यह भी ग्वालियर मध्य प्रदेश से मिला है। इस अभिलेख में घटोत्कच के समय से गुप्त वंशावली प्राप्त होती है। इसमें स्कंदगुप्त को युधिष्ठिर की तरह सत्यवादी तथा भगवान राम की तरह पराक्रमी बताया गया है। और इनके पतन के कारण कौन थे यानी स्कंदगुप्त के पतन के कारण कौन थे। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद गुप्त वंश के पतन के कौन कौन से कारण थे। तो स्कंदगुप्त की मृत्यु के पश्चात गुप्त साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। इस काल के प्रमुख शासक निम्न हैं जैसे पुरगुप्त यह स्कंदगुप्त के बाद गद्दी पर बैठा जो बौद्ध धर्म को अपना लिया। अगले हैं बुद्धगुप्त यह बौद्ध अनुयायी था और इसने नालंदा बौद्ध विहार को दान में दिया। अगले हैं नरसिंह बालादित्य इसके समय में हूण शासक मिहिरकुल ने भारत पर आक्रमण किया किंतु पराजित हुआ और बाद में स्वतंत्र हूण राज्य की स्थापना की। अगले जो शासक हैं उनका नाम है भानुगुप्त। इसके समय में हूणों ने पुनः भारत पर आक्रमण किया जिसमें इसका सहायक गोपराज मारा गया और बाद में इसकी पत्नी इसके चिता के साथ सती हो गई जिसका उल्लेख भानुगुप्त के 510 ईस्वी के एरण अभिलेख से प्राप्त होता है। सती प्रथा का सर्वप्रथम अभिलेखी साक्ष्य भानुगुप्त का एरण अभिलेख ही है। विष्णुगुप्त नालंदा से प्राप्त एक मुद्रालेख में विष्णुगुप्त का उल्लेख किया गया है। अतः इस प्रकार इसे गुप्त वंश का अंतिम शासक कहा गया है। तो गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था को देखते हैं। गुप्तकालीन प्रशासन का केंद्र बिंदु जो होता था उसका नाम था राजा। राजा ही सर्वेसर्वा होता था। मौर्य शासकों के विपरीत गुप्त शासकों ने अपनी दैवीय उत्पत्ति में विश्वास किया यानी जो गुप्त थे यह कहते थे कि हमें देवताओं ने उत्पन्न किया है। वह महाराजाधिराज परम भागवत परम भट्टारक एक राट जैसी उपाधियां धारण करते थे। गुप्त काल में सामंतवाद का उदय हो चुका था। राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी। इन्हें जो कहा गया है इसका नाम है अमात्य। तो जो उनका साम्राज्य बटा हुआ था तो पहले जो साम्राज्य था इसका मुखिया राजा होता था और प्रांत साम्राज्य के बाद प्रांत आता है। प्रांत के मुखिया को आमानी भुक्ति गोपा या उपरिक या उपरिक कहा गया है। प्रांत के बाद जिला आता है। जिला को यानी विषय पथ में बटा हुआ था विस्पति कुमारा मात्य। जिला के बाद बीथ आती है और उसको तहसील कहते हैं। बीथ के बाद पेठ आता है इसको ब्लॉक कहते हैं और पेठ के बाद ग्राम और उसके मुखिया को ग्रामणी कहा गया है। तो गुप्तकालीन जो मंत्री परिषद थी उसमें कुमारा मात्य जो आधुनिक IAS के समान होते थे। अगले जो है महादंडनायक या युद्ध एवं न्याय का मंत्री होता था।
महाबलाधिकृत या सेना का सर्वोच्च सेनापति होता था। अगला जो है दंडपाशिक या पुलिस प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। अगले जो हैं विनय स्थिति स्थापक या धर्म संबंधी मामलों का प्रमुख अधिकारी होता था। अगले जो हैं कर्णिक या भू राजस्व संबंधी लेखों को लिखने वाला अधिकारी होता था। अगले जो हैं वह महाअचपटलिक या राज्य के दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाला अधिकारी होता था। अगला जो है यह ध्रुवधिकरण है या भू राजस्व वसूलने वाला अधिकारी होता था। अगले जो है वह पुस्तपाल है यह कार्यालय के लेखों को लिखने वाला अधिकारी था। अगले जो अधिकारी है उसका नाम है पुरपाल यह नगरों का अधिकारी होता था। महासंध विग्राहिक या शांति एवं विदेश मंत्रालय का अधिकारी होता था। गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का प्रधान सचिव वीरसेन शैव था जो कि शैव धर्म का अनुयायी था और इसका मुख्य सेनापति आम्रकार्दव था जो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। विषय पथ की मंत्र परिषद, तो विषय पथ की भी एक मंत्र परिषद होती थी जिसमें नगर श्रेष्ठ होते थे या नगर के श्रेणियों का प्रधान होता था, स्वार्थवाह होते थे या व्यापारियों का प्रधान होता था, प्रथम कुलिक होता था या प्रथम शिल्पी होता था और जो प्रथम कायस्थ था या प्रमुख लेखक होता था। तो गुप्त काल में जो न्याय प्रशासन एवं सैन्य प्रशासन था वह गुप्त लेखों में न्याय का कोई उल्लेख नहीं है, किंतु नारद एवं ब्राह्मण स्मृति से पता चलता है कि गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था विकसित अवस्था में थी। गुप्त शासकों के पास हाथी, घोड़ा, रथ, पैदल सेना थी। गुप्तकालीन समाज, तो जो गुप्तकालीन समाज था वह गुप्तकालीन समाज 4 भागों में बटा हुआ था जिसमें 4 वर्ण थे जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। इस काल में वर्ण संकर जातियों का उल्लेख हुआ है जिसका उदय अनुलोम व प्रतिलोम विवाह से हुआ माना जाता है। इस काल में शूद्रों की स्थिति में सुधार आया, इन्हें कृषि, पशुपालन एवं व्यापार करने का अधिकार दिया गया तथा ये अब रामायण और महाभारत सुन सकते थे। गुप्त काल में गरीब ब्राह्मण भी कृषि व व्यापार में संलग्न हो गए जिसे ब्राह्मणों का आपद धर्म कहा गया। यानी आपद धर्म क्या होता है? तो आपद धर्म वह धर्म होता है जिसमें कोई ब्राह्मण अगर उसके पास कुछ भी नहीं है खाने कमाने के लिए तो वह कृषि यानी शूद्रों का काम भी अपना सकता है, जैसे कृषि और पशुपालन कर सकता है और इसके माध्यम से वह अपना भरण पोषण चला सकता है। उसी को हम आपद धर्म के नाम से जानते हैं। तो नारद स्मृति में 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है और इसमें साथ ही साथ दास मुक्ति का भी विधान है। गुप्तकालीन साहित्य व कला में नारी का आदर्श चित्रण किया गया है किंतु व्यवहार में ऐसा नहीं था क्योंकि इस काल में बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा एवं दहेज को प्रतिबंधित कर दिया। दहेज प्रथा विद्यमान थी। याज्ञवल्क्य की स्मृति में कन्या के उपनयन संस्कार को प्रतिबंधित कर दिया गया था। भानुगुप्त का एरण अभिलेख 510 ईस्वी में इस प्रथा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य है। याज्ञवल्क्य की स्मृति में महिलाओं को संपत्ति का अधिकार था लेकिन इसके पास पुत्र न हो। जिसके पास पुत्र न हो वह संपत्ति का अधिकार उसके पास था। गुप्त काल में एक नए वर्ग कायस्थ वर्ग का उदय हुआ। याज्ञवल्क्य की स्मृति में कायस्थों का उल्लेख
एक वर्ग के रूप में हुआ है, जबकि ओसनम स्मृति में इसका उल्लेख एक जात के रूप में हुआ है। तो यह पूछा जाता है कि गुप्त काल में कायस्थ वर्ग का उल्लेख किस रूप में हुआ है। तो याज्ञवल्क्य स्मृति में कायस्थों का उल्लेख एक वर्ग के रूप में और ओसनम स्मृति में इसका उल्लेख एक जात के रूप में हुआ है। गुप्तकालीन आर्थिक जीवन। तो गुप्त काल आर्थिक दृष्टि से समृद्ध और संपन्न था। राज्य की आय का सबसे महत्वपूर्ण साधन जो था वह भू राजस्व था, जिसके लिए राजा भाग या उद्रंग शब्द का प्रयोग करता था। भू राजस्व 1/6 से 1/4 के बीच में थी। अमरकोश में 12 प्रकार के भूमि का उल्लेख किया गया है, जैसे क्षेत्र भूमि, क्षेत्र जो होता था यह कृषि योग्य भूमि थी। वास या निवास करने योग्य भूमि थी। गोचर या चरागाह भूमि थी। अपराध या जंगली भूमि थी। अपर्दा या विवादित भूमि थी। देवमात्रक भूमि या वर्षा के जल से सिंचित भूमि थी। अदेवमात्रक भूमि या कृत्रिम जल से सिंचित भूमि थी। उर्वरा या उपजाऊ भूमि थी। अगला जो भूमि का प्रकार है वह अर्धखिल है। वह भूमि जिस पर एक साल में एक बार खेती होती थी उसे अर्धखिल भूमि कहा गया है। अगला जो है खिल भूमि है, जिस पर 3 साल बाद खेती होती थी। वन भूमि यह वह भूमि होती थी जिस पर 5 साल बाद खेती होती थी। सादवल भूमि यह घास का मैदान होता था। सरकरा या कंकरीली भूमि होती थी। ऊसर या बंजर भूमि होती थी जिस पर खेती नहीं होती थी और उस पर टैक्स भी नहीं लगता था। गुप्त काल में ब्राह्मणों को दी जाने वाली कर मुक्ति भूमि को अग्रहार भूमि तथा पार्थी भूमि को सिल कहा गया है। गुप्त काल के प्रमुख कर, यानी गुप्त काल में कौन कौन से कर थे। तो जैसे भाग या उद्रंग कर, यह स्वामी कृषकों पर भू राजस्व लेता था। ऊपरी कर यह अस्थायी कृषकों पर भू राजस्व कर था। विष्ट कर या बेकार कर था। बल या धार्मिक कर था। हरला कर या हलों पर लगने वाला कर था। भूत प्राप्त या आयात की जाने वाली वस्तुओं पर लगता था। अगला जो है वात भूत या वर्षा के देवता को प्रसन्न करने के लिए लिया जाने वाला कर था। तो गुप्त काल में सिंचाई के प्राचीनतम साधन जैसे वर्षा जल, कुआं, तालाब, नहर और इसके साथ साथ घंटी यंत्र तथा तुला यंत्र का भी प्रयोग हुआ है। तो घंटी यंत्र का उल्लेख ह्वेनसांग करता है और तुला यंत्र का उल्लेख बाणभट्ट करता है। उसके माध्यम से लोग सिंचाई करते थे। और गुप्त काल की जो वाणिज्य एवं व्यापार था, तो वह गुप्त काल में उद्योग एवं व्यापार में लगे लोगों ने एक व्यापार संस्था को जन्म दिया जिसे श्रेणी कहा गया। ये श्रेणियां व्यावसायिक कार्य के अतिरिक्त सामाजिक कार्य भी करती थीं। जैसे कुमारगुप्त के मंदसौर अभिलेख से पता चलता है कि रेशम बुनकरों की एक श्रेणी में मंदिर बनवाया था। श्रेणी क्या होती है, तो एक ही कार्य को करने वाले लोगों को समूह को श्रेणी कहा गया है, यानी जो एक ही कार्य करते थे। और इसके प्रधान को श्रेष्ठिन या ज्येष्ठक कहा गया है। पूग यह अलग अलग कार्य करने वाले लोगों का समूह था, यानी ये अलग अलग काम करते थे। अगले जो थे निगम या श्रेणियों में सबसे बड़ी संस्था को निगम कहा गया है। सार्थवाह ये गुप्त काल में दक्षिण पूर्वी एशिया से मसाले, चीन से चीनपट या रेशम, श्रीलंका से हाथीदांत व मोती तथा इथोपिया से भी हाथीदांत मंगाया जाता था। भारत में मुख्य रूप से कपड़ा यानी सूती वस्त्र, मसाला, नील, नारियल निर्यात होता था और घोड़ा, सोना, चांदी, मुद्रा, रेशम आदि का आयात किया जाता था।
गुप्तकालीन धार्मिक जीवन कैसा था? तो गुप्त शासक वैष्णव धर्मानुयायी थे, यानी वो वैष्णव धर्म को मानने वाले थे, और उन्होंने इस धर्म से संबंधित परम भागवत की बात भी धारण की थी और गरुण को अपना राजकीय चिन्ह बनाया। यद्यपि गुप्त शासक वैष्णव धर्मानुयायी थे, किंतु फिर भी वह शैव, बौद्ध, जैन आदि धर्म के प्रति सहिष्णु थे। गुप्तकालीन कला। तो गुप्त काल को कला एवं साहित्य के दृष्टिकोण से प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा गया है। यानी गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा गया है? तो कला एवं साहित्य की दृष्टि से इनको गुप्त काल को स्वर्ण काल या स्वर्ण युग कहा गया है, जिसमें मंदिर निर्माण, मूर्ति निर्माण एवं चित्रकला शामिल है। इसमें गुप्त कला का सबसे अच्छा प्रमाण मंदिर निर्माण माना गया है। गुप्त काल में ही सर्वप्रथम वास्तविक रूप से मंदिरों की शुरुआत हुई। मध्य प्रदेश में स्थित सांची का मंदिर गुप्त काल का पहला मंदिर है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, इसमें विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किया गया है, जो कि ललितपुर प्राचीन झांसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला जो है कानपुर का भीतर गांव मंदिर, यह कानपुर उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में है। यह ईंटों का बना प्रथम मंदिर है। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, यह मध्य प्रदेश के राय जिले में है। यह भी ईंटों का बना दूसरा मंदिर है। उदयगिरि का विष्णु मंदिर, यह विदिशा मध्य प्रदेश में है। बुमरा का शिव मंदिर, यह पन्ना जिला मध्य प्रदेश में है। तिगुआ का विष्णु मंदिर, यह जबलपुर मध्य प्रदेश में है। मूर्तिकला, तो गुप्त काल में बड़े पैमाने पर मूर्तियां बनाई गई, जिसमें हरि की मूर्ति, उमा और शिव की मूर्ति तथा भगवान बुद्ध की मूर्तियां प्रमुख हैं। तो गुप्तकालीन चित्रकला है। गुप्त काल की अजंता की गुफा महाराष्ट्र औरंगाबाद जिले में है, और यह जो गुफा थी यह बौद्ध धर्म की महायान शाखा और हिंदू धर्म से संबंधित थी। इसकी खोज जो हुई थी वह 1819 ईस्वी में अंग्रेज सैनिकों के द्वारा इसकी खोज की गई थी। प्रारंभ में गुफाओं की संख्या 29 थी। वर्तमान में कुल सुरक्षित गुफा 6 हैं, जिसमें 1, 2, 16, 17, 9 और 10, और इनका रंग जो है यह सफ़ेद, काला, लाल, हरा एवं नीला रंग का इसमें प्रयोग हुआ है। गुफा संख्या 1 और 2। इस गुफा चित्र में चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय को फारस देश का राजदूत के रूप में स्वागत करते हुए दिखाया गया है। गुफा संख्या 9-10। वर्तमान में इसके चित्र सबसे प्राचीन है और यह वाकाटक काल से संबंधित है। गुफा संख्या 16-17, यह गुप्त काल से संबंधित है। गुफा संख्या 9-10, यह वर्तमान में इसके चित्र सबसे प्राचीन है। गुफा संख्या 16, इसमें मणासन राजकुमारी के चित्र का अंकन किया गया है। गुफा संख्या 17, इसे चित्रशाला कहा गया है। इसमें बुद्ध के जन्म, जीवन, महाविनिष्क्रमण तथा महापरिनिर्वाण का चित्र है। इसी में माता व पिता का चित्र है। बाघ की चित्रकला, तो यह चित्रकला मध्य प्रदेश के धार जिले में बाघ नामक स्थान से प्राप्त हुई है। यहाँ से कुल 9 गुफाएं मिली हैं, जिसमें से गुफा संख्या 4 एवं 5 चित्र के सबसे सुरक्षित अवस्था में हैं। इन दोनों को संयुक्त रूप से रंग महल कहा गया है। बाघ की चित्रकला धार्मिक न होकर लौकिक है। यहाँ का संगीत एवं नृत्य एक चित्र सबसे अधिक प्रसिद्ध है। गुप्तकालीन साहित्य। गुप्त काल में साहित्य की दृष्टि से सबसे प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहा गया है।
इसी काल में धर्मशास्त्रों, पुराणों, रामायण और महाभारत का अंतिम रूप से संकलन किया गया है। इस काल में सर्वश्रेष्ठ कवि कालिदास थे। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा है। कालिदास के कुछ नाटक हैं, जैसे मालविकाग्निमित्रम। इसमें मालविका और अग्निमित्र का प्रेम प्रसंग का उल्लेख किया गया है। अगला जो उनका नाटक है, इसका नाम है विक्रमोर्वशीयम। इसमें पुर्रवा और उर्वशी का उल्लेख किया गया है। अगला जो है अभिज्ञान शाकुंतलम। इसमें दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग है। कुछ महाकाव्य हैं, जैसे रघुवंशम। इसमें राम की वंशावली का उल्लेख किया गया है। अगला जो है कुमार संभवम है। इसमें पार्वती एवं शिव के विवाह और कार्तिकेय के जन्म का उल्लेख किया गया है। अगला है खंड काव्य या गीत काव्य। तो कालिदास ने ऋतुसंहार लिखा है, जिसमें विभिन्न प्रकार की ऋतुओं का उल्लेख किया गया है। अगला जो है यह है अगला खंड काव्य है मेघदूत। इसमें यज्ञ बादलों के माध्यम से यक्षिणी के पास प्रेम का पैगाम भेजता है। अगला जो है मृच्छमटकम, यह शूद्रक ने लिखी है। इसमें ब्राह्मण व्यापारी चारुदत्त और गणिका बसंत सेना का प्रेम प्रसंग है। इसमें यह बताया गया है कि स्त्रियों और आम लोगों की भाषा प्राकृत थी, जबकि राजा व धनाढ्य लोगों की भाषा संस्कृत थी। अगला जो है देवी चंद्रगुप्तम, यह विशाख दत्त ने लिखा है। इसमें रामगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव देवी का उल्लेख किया गया है। अगला है मुद्रा राक्षस, जो विशाख दत्त ने लिखी है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। अगला जो ग्रंथ है वह अमरकोश है। इसको अमर सिंह ने लिखा है। यह संस्कृत का सबसे बड़ा शब्दकोश है। अगला है कामसूत्र। इसके रचनाकार वात्सायन है। इसमें काम वासना के विधियों का उल्लेख किया गया है। अगला जो है किरातार्जुनीयम है। इसको भारव ने लिखा है। इसमें किरातधारी शिव और अर्जुन के बीच के संवाद का वर्णन किया गया है। अगला जो है नीतिसार है। इसको कामांधक ने लिखा है। पंचतंत्र, इसकी रचना विष्णु शर्मा ने की है। इसका 50 से अधिक भाषाओं में अनुवाद हुआ है। अगला अरबी भाषा। इसका अरबी भाषा में कलीला व दिमना ने लिखा है और फैजी यार दानिश। अबुल फजल हैं। अबुल फजल ने अनवर ए सुहेली फारसी भाषा में लिखा है। अगला सूर्य सिद्धांत, इसको आर्यभट्ट ने दिया है। इसमें आर्यभट्ट ने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी गोल है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इन्होंने सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, दशमलव प्रणाली, सौर वर्ष एवं पाई का मान 3.1416 बताया। अगला ब्रह्म सिद्धांत, इसको ब्रह्म स्फूर्त सिद्धांत भी कहते हैं। इन्होंने यह बताया कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। बृहत संहिता पंच सिद्धांत के लघु जातक, यह 12 मेर की पुस्तक है। इन्होंने इसमें सर्वप्रथम बताया कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करती है। एक धन्वंतरि नवीनतम लिखा है, जिसमें गुप्त साम्राज्य, आयुर्वेदाचार्य व सुश्रुत का उल्लेख किया गया है, जिसमें सुश्रुत गुप्त काल के शल्य चिकित्सक थे। तो इस प्रकार से गुप्त काल या गुप्त साम्राज्य का ये पाठ समाप्त होता हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।